साल है 2024। एक नया ऐप बड़ी इन्वेस्टमेंट और एग्रेसिव मार्केटिंग के साथ मार्केट में उतरता है। नाम था सीखो ऐप। उसका मकसद था यूट्यूब जैसे बड़े फ्री प्लेटफॉर्म को टक्कर देना और इंडिया की बड़ी ऑडियंस को जीतना। और 2025 तक वो इस मिशन के बहुत करीब दिख रहा था। पर फिर क्या हुआ, कैसे वही ऐप अपने यूजर्स की नज़रों में धीरे धीरे गिरने लगा, कैसे हाइप खत्म हुआ, ट्रस्ट टूटा और यूजर्स का गुस्सा एक झटके में सोशल मीडिया पर फैल गया। यही हम आज बिल्कुल साफ और सीधी भाषा में देखेंगे। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स पर टाइम स्पेंड कर रहा है, पर सीखने की चाह भी वही है। बहुत से लोग अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं थे और वो हिंदी में अच्छी स्ट्रक्चर लर्निंग की कमी थी। इसलिए सीखो का प्रॉमिस सिंपल स्ट्रक्चर और हिंदी में लेस कंटेंट लुभावना लगा। पर बड़े वादों के साथ कुछ गलतियां भी जुड़ गई। वापस 2021 में जब यह ऐप इंडिया के स्किल लर्निंग मार्केट में आया, उम्मीदें ऊंची थी। कोविड के बाद डिजिटल लर्निंग की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी और मार्केट न्यू सॉल्यूशन के लिए खुल रहा था। ऐप ने खुद को इंडिया का सबसे बड़ा स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म बताना शुरू कर दिया। विजन था आसान, स्ट्रक्चर्ड और हिंदी में सिखाना। यूट्यूब के बिखरे हुए कंटेंट से बेहतर एक क्लियर पाथ देना। मार्केटिंग तेज थी। क्रिएटर्स ने प्रमोशन ऑडियंस किया, सोचने लगे अब सीखना सस्ता, आसान और असरदार होगा। लेकिन धीरे धीरे यूजर्स को एहसास हुआ कि जो वादे बड़े थे उन पर टिके रहने वाली डिलीवरी इतनी मजबूत नहीं थी। भरोसा कमजोर पड़ने लगा और यही सीखो की असल कहानी की शुरुआत थी। तो यह ऐप किस गैप को भरने आया था और क्यों लोगों ने इसे अपनाया? शिक्षा की वो जरूरत थी, प्रैक्टिकल स्किल्स, स्ट्रक्चर्ड पाथ और लोकल लैंग्वेज में एक्सेस। मार्केट में मौजूद प्लेटफॉर्म्स अक्सर स्कैटर्ड वीडियो और इनकंसिस्टेंट कोर्स देते थे। लर्नर्स को एक क्लियर रोड मैप चाहिए था। सीखो ने उसे टारगेट किया। अफोर्डेबिलिटी और रीच पर भी फोकस किया गया ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सके। लॉन्च के समय यह अप्रोच काम कर रही थी, लोग आ रहे थे, ग्रोथ दिख रही थी। पर बड़े वादों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। एग्जीक्यूशन ने साथ नहीं दिया। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मार्केटिंग, ग्रोथ और प्रोडक्ट डिलीवरी में बैलेंस बिगड़ गया। विजन आकर्षक था पर नीचे की रियलिटी अलग थी और कुछ डिसीजंस ने धीरे धीरे ट्रस्ट को तोड़ दिया। सबसे पहली गलती, ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी। एड्स में किए गए दावे सबसे भरोसेमंद, यही सीखने का सबसे आसान तरीका, रियलिटी से मैच नहीं खा रहे थे। कंटेंट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी में गैप था। कुछ कोर्स अच्छे थे पर प्लेटफॉर्म लेवल एक्सपीरियंस नहीं था। यूजर्स की उम्मीदें बड़ी थी, डिलीवरी छोटी पड़ रही थी और डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रहा था। दूसरी बड़ी गलती, ऑडियंस को अंडरस्टिमेट करना। आज के लर्नर स्मार्ट हो गए हैं। वह रिसर्च करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं। जब फीडबैक आया उसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। स्लो रिस्पॉन्सेस, ग्लोबल नोटिस जैसे जेनरिक रिप्लाईज, इससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ा और ट्रस्ट और टूट गया। तीसरी गलती, मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा हाई फ्रेश कंटेंट की रियल लर्निंग एक्सपेक्टेशन से आगे निकल जाता है तो स्केप्टिज्म पैदा होता है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बग्स, पेमेंट इश्यूज, रिपीटेड कंटेंट मिलकर फ्रस्ट्रेशन बनाते हैं और यूजर छोड़ने लगते हैं। चौथी बड़ी गलती, ग्रोथ के लिए कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तेज यूजर एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हुए कंटेंट टीम पर दबाव आया। क्वालिटी कंट्रोल ढीला हुआ और लोकलाइजेशन अधूरा रह गया। यानी जहां एक तरफ यूजर बढ़ रहे थे वही रिटेंशन घट रहा था, जो सचमुच एक डेंजरस सिग्नल था। फिर आया सोशल मीडिया का बूम। नेगेटिव रिव्यूज वायरल हुए, एक दो बैड एक्सपीरियंसेस की कहानियां तुरंत फैल गई। क्रिएटर्स और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ने भी सवाल उठाए। इसका असर, नए यूजर्स आते तो थे पर पूरा होने वाले कोर्स कम थे और रिफंड सपोर्ट की शिकायतें बढ़ रही थी। और जब कॉम्पिटिटर्स ने बेहतर लोकलाइज्ड कंटेंट और मजबूत रिपोर्ट सपोर्ट दिया तो यूजर्स जल्द ही अल्टरनेटिव की ओर चले गए। मार्केट तेजी से बदलता है। आज का हाइप कल का रिग्रेट हो सकता है अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है।